हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीपीएससी क्लासेस। यूपीपीएससी क्लासेस में आज हम अकबर को जानने वाले हैं, जिसका शासनकाल पूर्णतः 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक है। तो दोस्तों, इसके पहले का जो मुगल वंश का पूरा सीरीज है, हमने बाबर से स्टार्ट किया था। बाबर, हुमायूं को पढ़ाए, फिर शेरशाह सूरी को पढ़ाए, फिर अब अगर जो हमारा देखा जाए तो अकबर का पॉइंट आ जाता है। तो चलिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मुगल काल में। यूपीपीएससी क्लासेस को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो की अपडेट आपको प्राप्त होती रहे। दोस्तों, जो अकबर से क्वेश्चन पूछता है उड़ता यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एस सी और हर जगह वनडे एग्जामिनेशन में भी पूछ लेता है। अकबर की से अगर जो टॉपिक से देखा जाए तो रेलवे की इसमें परीक्षाएं चल रही हैं, उसमें भी पूछा गया है। काफ़ी क्वेश्चन हर पॉइंट में पूछ लिए जाते हैं, पीसीएस आईएएस के मेंस तक पूछा गया है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहा है। चलिए देख लेते हैं अकबर के शासनकाल को। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा है। जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 के अमरकोट के राजा बीसल देव के माल में हुआ था। पिता जो इसके थे हुमायूं थे, माता जो इसकी थी हमीदा बानो बेगम थी। अगर जो इसकी शिक्षा को बात किया जाए तो अकबर एक अनपढ़ शासक रहा है या बादशाह। जो इसके गुरु का नाम लिया जाता है पीर मोहम्मद या बैरम खां थे। बैरम खां को संरक्षक भी नियुक्त किया गया था, लेकिन पहले इसका गुरु भी रहा है। राज्याभिषेक इसके 14 फरवरी 1556 ईस्वी को कालानौर की पहाड़ियों में किया गया था। ईंटों का सिंहासन बनाकर उस समय जो बैरम खां था, हुमायूं ने बैरम खां को भेजा था इसकी की देख रेख में हुआ था यहाँ पे इसका राज्याभिषेक। तो अब्दुल कासिम बेग तजरीबी द्वारा ये बनाया गया था पहले बार अगर जो इसका राज्याभिषेक हुआ है, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो इतना पॉइंट देख लिए हैं। अब की बार में चलते हैं, जो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था उससे शुरू करते हैं। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी को। यह कभी कभी डेट पूर्णतः पूछ लेता है वनडे एग्जामिनेशन या फिर रेलवे में भी पूछ लिया है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यूपी ट्रिपल एस सी वगैरह में सीधे ही पूछ लिया जाता है। तो इसमें जो हुए थे दो पक्ष थे, अकबर और हेमू के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था। तो इसमें अकबर की विजय हुई थी और हेमू की पराजय हुई थी। तो यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं। हेमू, अगर जो देखा जाए तो हेमू ने एक उपाधि धारण किया था, विक्रमादित्य की उपाधि। तो हेमू एक हिंदू शासक था, इसने जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो प्राय या विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला हेमू 14वां शासक था। 5 नवंबर 1556 को अफगान बादशाह आदिल शाह सूर, सेनापति मंत्री हेमू और अकबर के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था। तो हेमू का डिटेल पहले जान लेते हैं। हेमू का मूल नाम हेमचंद था और वह हरियाणा में रेवाड़ी का एक व्यापारी था। यह प्राय इस्लाम शाह की सेना में भर्ती होकर पदोन्नत करता हुआ यह सेनापति भी बन गया था। सेनापति और प्रधानमंत्री के पद पे भी रह चुका था। हुमायूं की जब मृत्यु हुई उसके बाद में अकबर कालानौर की पहाड़ियों पे अभियान पे गया हुआ था। तो कोई वास्तविक सत्ता नहीं थी, इसी कारण हेमू ने सोचा कि दिल्ली और आगरा पे चलो अधिकार कर लिया जाए। और पूर्णतः वह फरवरी 1556 में ईस्वी में 1556 से और नवंबर 1556 ईस्वी तक वहाँ पे शासन कर लेता है, दिल्ली और आगरा पे। तो यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहा है। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला हेमू अंतिम हिंदू शासक था। द्वितीय अफगान वंश यानी सूर वंश का अंतिम शासक सिकंदर शाह सूर कालानौर की पहाड़ियों से निकलकर जब बंगाल भाग गया, तब अकबर एवं बैरम खां दिल्ली की ओर प्रस्थान किए थे। जानकारी मिलने पर हेमू भी दिल्ली से बाहर निकला और पानीपत नामक स्थान पर हरियाणा में अकबर ने पराजित कर मार डाला और दिल्ली आगरा पर अधिकार कर लिया था। प्रोफेसर आरपी तिवारी का कहना है, लिखे हैं कि हेमू की पराजय एक दुर्घटना थी और अकबर की विजय एक दैवीय संयोग था। तो इतना पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहा है। अगर जो अकबर के बारे में देखा जाए तो अकबर को मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक ही कहा जाता है। अकबर का पहला विवाह जो हुआ था 9 वर्ष की अवस्था में हिंदाल की जो पुत्री थी रुकैया बेगम से हुआ था। अकबर का प्रथम संरक्षक मुनीम खां थे, किंतु सरहिंद के युद्ध के बाद बैरम खां को इसका संरक्षक नियुक्त कर दिया गया था और लाहौर की सूबेदारी भी प्रदान की गई थी। तो इतना पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। मोहम्मद अकबर का शासनकाल
ये शासनकाल अगर जो देखा जाए 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक रहा है। तो इसने 3 शासनकाल रहे हैं। एक बैरम खां के संरक्षण का जो शासनकाल रहा है, हरमदल का शासनकाल या पेटीकोट गवर्नमेंट का शासनकाल रहा है जो 1560 ईस्वी से लेकर 64 ईस्वी तक रहा है, और स्वतंत्र शासनकाल रहा है जो 1564 से लेकर के 1605 ईस्वी तक रहा है। तो ये तीनों शासनकाल है, तीनों की अलग अलग अपनी अपनी विशेषताएं हैं। पूर्णतः जो बैरम खां के संरक्षण का शासनकाल देखा जाए तो इसमें कहा गया है कि बैरम खां के संरक्षण में ही इसने 11 वर्ष की उम्र में ही जो अपना राज्याभिषेक करवा लिया था। तो बैरम खां के संरक्षण में रहकर के 4 साल शासन करता है। उसके बाद में जो इसका शासनकाल रहा है यह हारमदल या पेटीकोट गवर्नमेंट के शासनकाल में आ गया। अब यह पूर्णतः स्त्रियों का शासनकाल रहा है। इसके ऊपर जो महामंगा थी, और यह पूर्णतः 2 स्त्रियां इसके शासनकाल में और भी वकील रही हैं। तो यह पूर्णतः शासनकाल कब खत्म हुआ है, जब महामंगा की डेथ हो गई है, उसी के साथ यहाँ पे हरमदल का शासनकाल समाप्त हो गया है। तो पूर्णतः ये 1560 से लेकर 64 ईस्वी तक 4 सालों तक इसका शासनकाल रहा है। और स्वतंत्र शासनकाल जब देखा जाए तो ये 1564 ईस्वी से लेकर 1605 ईस्वी तक करता है। यह पूर्णतः अपने शासनकाल में सारे राजनयिक हिस्सों में अपनी ही भागीदारी लेने लगता है और पूर्णतः यह स्वतंत्र रूप से शासन करने लगता है। तो 14 वर्ष की अवस्था में अकबर बादशाह बन जाता है 1556 से 60 ईस्वी तक। बैरम खां के संरक्षण में शासन किया था, और अकबर ने बैरम खां को अपना वजीर यानी प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। वजीर को ही उस समय प्रधानमंत्री कहा जाता था। ये पद मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है क्योंकि ये युद्ध में भी भागीदारी लिया करता था, तो ये इम्पॉर्टेंट रहा करता था। बैरम खां एक सिया समुदाय का था, और वह सिया समुदाय के लोगों को उच्च पद पर मतलब बैठाने लगा था। सेना में भी भर्ती अगर जो करता था तो उच्च पद पे ही सिया समुदाय के लोगों को, और राज्य संबंधी समस्त आदेशों को ये जारी करने लगा था। स्वयं निर्णय भी लेने लगा था तथा इस बात से इसको अकबर को बुरा लगने लगता है, और जिससे उसने 3 प्रकार से राज्य आज्ञाओं को बारे में जारी किया है, जिसने महामंगा और जीजी अंगा को बैरम खां से ईर्ष्या होने लगी थी। और यही 2 लोग हैं जो महामंगा और जीजी अंगा, जो इन लोगों को कहा गया है। तो यही दोनों लोग हैं जो हरमदल या पेटीकोट गवर्नमेंट का शासन चलाई हैं। तो बैरम खां को इसी से ईर्ष्या होने लगी थी। तो अकबर का कान भी भरने लगी थी। 1660 ईस्वी में अकबर ने बैरम खां को समक्ष 3 प्रस्ताव रखे हैं, और ये तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या है, चलिए देख लेते हैं। पहला इम्पॉर्टेंट इसमें कहा गया है मेरा सलाहकार बन जाओ। तो इसमें अकबर ने इसके साथ तीन प्रस्तावों को रखा है। तो पहला है मेरा सलाहकार बन जाओ, दूसरा ग्वालियर और कलापी की सूबेदार बन जाओ, तो ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, या फिर आप मक्का चले जाओ। तो तीनों ये दिया गया था, लेकिन बैरम खां ने इसको चूज किया था कि इसमें मक्का जाने के लिए चूज किया था बैरम खां ने। तो ये तीसरा वाला इम्पॉर्टेंट है। इसको बैरम खां मक्का की यात्रा के प्रस्ताव को स्वीकार किया था, और अपने परिवार के साथ गुजरात के रास्ते मक्का की यात्रा पर जा रहा था। गुजरात में एक जगह है देवी पाटन नामक, उस जगह का, वहाँ पर एक मुबारक नाम का जो अफगान था, इसने 31 जनवरी 1556 ईस्वी को बैरम खां की हत्या कर दी थी, और साधारणतः सैनिकों द्वारा देवी पाटन में ही बैरम खां को दफना दिया गया है, जो गुजरात में स्थित है। तो नामक स्थान पर दफनाया गया है। बैरम खां की जो पत्नी थी सलीमा बेगम, और जो इसका पुत्र था अब्दुल रहीम, को आगरा मंगवा लेता है अकबर, और उसके बाद में सलीमा बेगम से विवाह करके अकबर अब्दुल रहीम को पुत्रवत पाल पोषण करने लगता है। तो ये इतना पॉइंट इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहा, मैंने देख लिया है। हरमदल का शासन यानी 1556 से लेकर के 64 ईस्वी तक रहा है। ये हरमदल का जो शासन है ये पूर्णतः इसमें महिलाओं की भागीदारी रही है। धाया माता जो थी महामंगा, उसमें पर्दा शासन की प्रमुख रही हैं, किंतु 62 में महामंगा की मृत्यु हो जाती है, तो पर्दा प्रथा का जो शासन हो जाता है इसमें आंशिक रूप से भागीदारी महामंगा के बाद जीजी अंगा का हो जाता है। तो ये पूर्णतः इन दोनों का ही शासन रहा है। महामंगा के पश्चात पर्दा शासन की बागडोर हमीदा बानो बेगम के हाथों में चली गई थी, लेकिन यह आंशिक रूप से ही रही। बैरम खां के बाद सिहाबुद्दीन को प्रधानमंत्री बनाया गया था, और साथ में महामंगा को भी वकील बनाया गया था। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
और एक साथ 2 वकील को बनाए जाने की जो प्रथा थी अकबर के शासनकाल से ही लागू की गई थी। इस प्रकार अकबर के अमीरों के सुझाव पर महामंगा को वकील के पद से हटा दिया गया था। तीसरे वकील के रूप में बहादुर खां को नियुक्त किया गया था। इसके बाद में मुनीम खां को भी वकील नियुक्त किया गया था। तो इतने पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इसमें बैरम खां के पतन के पश्चात अकबर ने हरम की स्त्रियों के प्रभाव में आ गया था और उनका प्रशासन में हस्तक्षेप बढ़ गया था। तो यहाँ पे मैंने नोट कर दिया है। इसी कारण इतिहासकार ने इस काल को मतलब 1560 से 62 ईस्वी को पेटिकोट गवर्नमेंट का शासनकाल कहा है। तो इसमें जो इसका शासनकाल आ जाता है 1556 से लेकर 64 ईस्वी तक का शासनकाल आ जाता है। पर्दा शासन के दौरान महामंगा ने सर्वाधिक शासन किया था, जबकि एक गुट अन्य सदस्य भी थे। राजमाता हमीदा बानो बेगम और अधम खां महामंगा का जो बेटा था तथा उतक खां भी था, महामंगा का दामाद भी था। पीर मोहम्मद अकबर के शिक्षक भी थे। तो इत्यादि लोगों ने इसके साथ शासन किया है। तो इन्हीं के बीच में रहा शासनकाल, इसी कारण इसे हरम दल का शासन भी कहा गया है। तो इतने पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गए थे। तो इसके बाद में जो कार्य हुए थे अकबर के, तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं। अकबर के शासनकाल में जो कार्य किया गया था यह अति महत्वपूर्ण हो जाता है। परीक्षा की दृष्टि से पूर्णतः सीधे ही पूछ लिया जाता है इसमें कि 1564 ईस्वी में जजिया कर का प्रतिबंध किसने लगाया था, तो अकबर ने लगाया था। इस प्रकार से कई प्रकार से क्वेश्चन आ जाते हैं जो पूर्णतः पीसीएस आईएएस मेंस तक भी आए हैं। तो यह इम्पॉर्टेंट है। और इसमें देख लेते हैं 1562 ईस्वी में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर पर प्रतिबंध लगाया गया था। 1564 ईस्वी में जजिया प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। 1570 ईस्वी में फतेहपुरी सीकरी को इसने बसाया था, अकबर ने ही। 1571 ईस्वी में फतेहपुरी सीकरी को राजधानी बनाया था। तो ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने एक लाइन में ही लिख दिया है इसको, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल फैक्ट आपको याद रखे रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। 1575 ईस्वी में इबादत खाना यानी पूजा गृह का निर्माण करवाया जाएगा फतेहपुरी सीकरी में। इसका पूर्णतः इस पे निर्माण पे ही पूर्णतः इसका कई बार विद्रोह हुआ था तथा काफ़ी लोगों ने इसकी बातों को मानने से इनकार भी कर दिया था। 1579 ईस्वी में फतेहपुरी सीकरी में मजहर की घोषणा की गई थी। मजहर मतलब वो चीज़ होता है जहाँ पे धर्म की बातें सब लोग सुनते हैं। तो इसका भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहा है। 1580 ईस्वी में राजा टोडरमल ने गुजरात में आईने दहसाला यानी जाति व्यवस्था का भी प्रचलन किया था। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भूमि की पैमाइश के लिए अकबर ने गजे इलाही नामक एक पैमाने का आविष्कार किया गया था, जिसकी उस समय लंबाई की बात की जाए तो 41 अंगुल की हुआ करती थी। 1582 ईस्वी में इसने एक धर्म लाया था, दीन इलाही धर्म की स्थापना किया था। 1583 ईस्वी में इलाही सम्मोद भी लगाया गया था। अकबर ने सती प्रथा, बाल विवाह इत्यादि पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो इससे एक बार क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछ लिए जाते हैं। 1582 ईस्वी में दीन इलाही धर्म की स्थापना हुए थे। तो दीन इलाही धर्म को मानने वाला प्रथम हिंदू पूछ लिया जाता है। वनडे एग्जामिनेशन में कई बार पूछ लिया गया है। तो इसमें बीरबल का नाम आता है। तो इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट रखे रहिए। एकल विवाह, अंतरजातीय विवाह एवं विधवा पुनर्विवाह के लिए लोगों को जागरूक किया था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इबादत खाना 1575 ईस्वी में। इबादत खाना 1575 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर ने बनवाया था। यह फतेहपुरी सीकरी में स्थित है। इसका निर्माण अकबर ने इसलिए करवाया था ताकि सभी धर्म के धर्मगुरु एक जगह पर उपस्थित होकर और सभी धर्म की शिक्षाओं को चर्चा वाद विवाद कर सकें। अकबर ने इबादत खाना को एक वाद विवाद घर के रूप में बनवाया था। तो ये इम्पॉर्टेंट हो गया। अकबर ये सोचता था कि सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखता था इसलिए वहाँ इबादत खाना का निर्माण करवाया था। वहाँ पे सभी प्रकार के धर्मों का सम्मान किया जाता था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मनसबदारी प्रथा जो भी इसके बाद में आ जाती है 1575 ईस्वी में। अकबर ने जागीरदारी प्रथा के स्थान पर मनसबदारी प्रथा का आधार पर सेना संगठित किया था। मनसबदारी सेना को संगठित करने की एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें प्रत्येक मनसबदारों को अपनी अपनी श्रेणी के पद यानी मनसब के अनुसार घुड़सवार सैनिक रखता था। इस व्यवस्था को मनसबदारी सम्राट के प्रति माह नगद वेतन भी प्राप्त करता था।
तो ये मनसबदारी प्रथा पूर्णतः अकबर ने मंगोलों से ही सीखा था, और इसमें क्या होती थी कि रैंकिंग के आधार पे ही अकबर ने, यहाँ पे रैंकिंग होता था और रैंकिंग के आधार पे ही सबको पद दिया जाता था, उसी पद के आधार पे सबको रखा जाता था यहाँ सेना में। चलिए देख लेते हैं, इसने कई प्रकार से भी अपने अभियानों को किया है, अभियान के द्वारा कई प्रकार के कार्य भी किए गए हैं, तो ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जब्ती प्रणाली का इसने लागू किया था 1580 ईस्वी में। जब्ती प्रणाली मुगल साम्राज्य में बादशाह अकबर के शासनकाल में राजा टोडरमल द्वारा स्थापित की गई थी, जिसे भू राजस्व प्रणाली भी नाम दिया गया है। यह भू राजस्व प्रणाली जो पूछा गया है, जब्ती प्रणाली टोडरमल द्वारा स्थापित की गई थी, तो इसके जो प्रमुख थे टोडरमल थे। तो यह प्रश्न पूर्णतः पीसीएस में डायरेक्टली पूछ लिया गया है, तो इसको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। अकबर के शासनकाल में 15वें वर्ष लगभग 1570 ईस्वी से 71 ईस्वी में टोडरमल ने खालसा भूमि यानी भू राजस्व की नवीन प्रणाली, जिसका नाम जब्ती प्रणाली था, को आरंभ किया था। इस प्रणाली में भूमि की पैमाइश एवं खेतों की मूल वास्तविक पैदावार को आंकने के आधार पर दरों का भी निर्धारण किया जाता था। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यह प्रणाली बिहार, लाहौर, इलाहाबाद, मुल्तान, दिल्ली, अवध, मालवा, गुजरात में भी प्रचलित थी। तो इतने पॉइंट इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। इतने पूरे उत्तर भारत को देख लिया जाए और दक्षिण भारत में जहाँ जहाँ भी इसका शासनकाल रहा है, ये पूर्णतः भी यहाँ भी लागू करवाया गया था। जब्ती प्रणाली का निर्धारण दो श्रेणी में किया गया था, एक तखसीस के द्वारा निर्धारण करते थे और एक तहसील के द्वारा वास्तविक वसूली भी की जाती थी। तो ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दीन इलाही धर्म का प्रचलन, अकबर ने एक धर्म लेके आया था जिसे दीन इलाही धर्म कहा गया है। यह है 1582 ईस्वी में लाया गया था। दीन इलाही धर्म की स्थापना 1582 ईस्वी में दीन इलाही के नियम और कुछ कानून हुआ करते थे, जो अबुल फजल और उसके भाई फैजी ने तैयार किया था। इसको अबुल फजल को दीन इलाही धर्म का प्रधान कहा गया है, प्रधान नियुक्त किया गया है। अकबर ने, इतिहासकार बदायूनी ने दीन इलाही धर्म को एक प्रकार के धर्म की संज्ञा दी गई है। यह धार्मिक दृष्टिकोण से अकबर का आलोचक था। तो जो इसके अकबर का आलोचक माना गया है बदायूनी ने ही अकबर को दीन इलाही धर्म का संस्थापक भी माना गया है। तो इतना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और इसमें कई प्रकार के नियम भी रहे हैं, लेकिन ये पूर्णतः अगर जो परीक्षा में देखा जाए तो पूछा गया है, सीधे सीधा पूछ लिया जाता है। दीन इलाही धर्म एक तरफ दे देता है और एक तरफ इसके डेट दे देते हैं, तो इसको कभी कभी पीसीएस में मिलाने के लिए दे देता है। तो इतने पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं इसके बाद में राजपूतों के वैवाहिक संबंध जो स्थापित किए गए थे, अकबर ने स्थापित किए थे, तो ये इम्पॉर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वैवाहिक संबंध की नीति। वैवाहिक संबंध पूर्णतः यह राजपूतों से स्थापित किया था, और जो राजस्थान के क्षेत्र के हैं। तो इसमें 1562 ईस्वी में अकबर ने शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर चादर चढ़ाने के लिए जा रहा था। उसी समय आजमेर के राजा जो थे कछवाहा वंश के थे, इन्हें बिहारी मल यानी या भारमल भी कहा जाता है, अकबर से अपनी पुत्री जोधाबाई का विवाह करने के लिए प्रस्ताव लेके आए थे, जिन्होंने अकबर को स्वीकार कर लिया था, और यह चादर चढ़ाने के लिए पुनः वापस चला जाता है। कुछ समय के बाद जब 6 फरवरी 1562 ईस्वी को जोधाबाई से विवाह कर लेता है, और बिहारी मल भारमल ने अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। यही कारण था कि बिहारी मल जो पहले राजा थे वहाँ पे राजस्थान के, जिसने इसकी अधीनता को स्वीकार कर लिए थे, और इसी कारण से ससोदिया वंश और कछवाहा वंश के बीच में दोनों मध्यस्थता कटुता व्याप्त हो गई थी। जोधाबाई जो थी, इनको इतिहास में मरियम उज़्ज़मानी के नाम से जाना जाता है। तो यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक बार पीसीएस में पूछा गया है। शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से 1569 ईस्वी को मरियम उज़्ज़मानी को एक पुत्र पैदा हुआ था, जिसका नाम था अकबर। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसका नाम भी शेख सलीम चिश्ती के नाम पे रखा गया था, उसका नाम सलीम था। अकबर ने इसको प्यार से शेखू बाबा के भी नाम से बुलाया करता था। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यही लड़का आगे चल के जहांगीर का नाम से जाना जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक जो होगी हमारी जहांगीर की होगी। तो इसमें
अकबर के वैवाहिक संबंधों के बारे में पूरा डिटेल दिया गया है, इसको आप चाहें तो देख सकते हैं। 1562 ईस्वी में राजा भारमल की बेटी से अकबर ने शादी किया था। 15 नवंबर 1570 को राजा कल्याण सिंह की भतीजी से अकबर की शादी हुई थी। तो इसमें राजपूत और मुगल के संबंधों के बारे में पूरी डिटेल दी गई है। इसके बाद में जो आ जाता है, अकबर ने जो साम्राज्य विस्तार जो किया था उत्तर भारत और दक्षिण भारत में किया था। तो पूर्णतः दोनों देख लेते हैं। मालवा विजय 1561 ईस्वी में, पूर्णतः यह उत्तर भारत के विजयों में आता है मालवा विजय। इसके बाद में हुआ था चुनार विजय, मेवाड़ विजय, गोंडवाना का विजय, मेवाड़ का विजय, मतलब कालिंगर का अभियान हुआ था, जोधपुर का बीकानेर पर विजय हुआ था, गुजरात का विजय हुआ था, काबुल विजय, कश्मीर विजय। ये सब पूर्णतः अगर जो देखा जाए तो उत्तर भारत के विजय में आता है। और अकबर ने दक्षिण भारत की भी विजय की थी, जिसमें खानदेश का विजय और अहमदनगर की विजय जो थी, या असीरगढ़ का जो विजय हुआ था, ये तीनों प्रकार के अगर देखा जाए तो दक्षिण भारत की विजय थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम मालवा के विजय से, जो 1561 में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। महावंगा का जो एक पुत्र था उसका नाम था अधम खां। ये 1561 ईस्वी में मालवा के शासक बाज बहादुर को पराजित कर देता है, और उसको बाज बहादुर पर पराजित करने के बाद में वहाँ की जो सत्ता थी अकबर के शासन मतलब अकबर के अंडर में आ जाती है। असफ खान ने 1561 ईस्वी में उत्तर प्रदेश राज्य में जो मिर्जापुर जिला है, इसी में चुनार का किला स्थित था। यहाँ पूर्णतः मुगलों के साम्राज्य में इसको मिला लिया गया था। तो ये इम्पोर्टेंट है। 1562 ईस्वी में मेवाड़ के जो जागीरदार थे, राजा ने जयमल कहा गया है, राठौर को पराजित करके अकबर ने मेवाड़ को पूर्णतः मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था। और 1564 ईस्वी में आसफ खां रानी जो दुर्गावती थी के मध्य में जबलपुर के पास में ये जो लड़ा गया था, युद्ध एक लड़ा गया था, गढ़मंडला का नाम से इसे जाना जाता है। ये यहाँ पे जो दोनों सेनाएं, मुगल सेनाएं और वहाँ पे रानी दुर्गावती की जो सेनाएं थी, दोनों आमने सामने आके खड़ी हो गई थी। तो वहाँ पे ये जो रानी दुर्गावती थी ये हार गई थी युद्ध में। इन्होंने अपनी आत्मरक्षा के लिए अपनी तलवार से अपनी हत्या कर ली थी। 1568 ईस्वी में मेवाड़ के जो राजा से समय राणा उदय सिंह थे, अकबर ने पराजित कर दिया था, लेकिन राणा उदय सिंह ने कभी अकबर की स्वाधीनता को स्वीकार नहीं किए थे। और इनके जो पुत्र हुए थे महाराणा प्रताप ने भी अकबर की अधीनता को कभी नहीं स्वीकार किया था। तो इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये आप इसको जानते रहिए। इसके बाद में आ जाता है हमारा हल्दी घाटी का युद्ध। तो चलिए देख लेते हैं। घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को हुआ था। यह पूर्णतः मोस्ट इंपॉर्टेंट है। परीक्षाओं में पीसीएस में वनडे एग्जामिनेशन में सीधे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और डेट की वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या बहुत ज़्यादा डीप पूछ लिया गया तो इसमें पूछे जाते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध कब और किसके किसके बीच में हुआ था, तो ये आप इसको जानते रहिए। इसमें दो पक्ष थे, ये महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। तो इसका नेतृत्व भी मान सिंह कर रहा था। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए पूरी कहानी इसके पीछे की आपको बता देते हैं। यहाँ पे कहानी मैंने नोट कर रखी है। अरावली के पास में अरावली पर्वत है राजस्थान में, उसी के पास में ही हल्दी घाटी में 18 जून 1576 ईस्वी को अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में यह युद्ध हुआ था। इस युद्ध में अकबर के सेना का नेतृत्व मान सिंह कर रहा था। युद्ध भूमि में महाराणा प्रताप का वफादार सैनिक झाला सिंह, जिसे कहा गया है, ने महाराणा प्रताप के मुकुट को पहन लिया था, जिससे महाराणा प्रताप युद्ध भूमि में भागने में सफल हो गए थे। इन्होंने कभी भी अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की विजय हुई थी, और 1597 ईस्वी में महाराणा प्रताप की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र अमर सिंह ने, मेवाड़ के शासक हुए थे, उन्होंने कभी भी अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था। 1599 ईस्वी में यहाँ पे जहांगीर जब जाता है आगे चल करके, और उसने भी वहाँ पे जहांगीर जाता है और कहता है कि भाई अधीनता को स्वीकार कर लिए, लेकिन वहाँ पे अधीनता को स्वीकार नहीं करते हैं। तो इतना इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहे। हल्दी घाटी युद्ध से ही इतनी क्वेश्चन पूछता है कि किसके किसके बीच में हुआ था, क्या डेट रही है, और पीसीएस में पूछ लेता है कि इसका नेतृत्व कौन कर रहा था अकबर की तरफ से। तो उस समय अकबर की तरफ से नेतृत्व करता थे मान सिंह के नाम से जाना जाता है, उनको मान सिंह थे। तो ये इतना मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गया था। नेक्स्ट अभियान के बारे में देख लेते हैं, जो अकबर का ही अभियान है।
कलिंजर का अभियान 1569 ईस्वी में, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 1569 ईस्वी में मजनूम खां ने कलिंजर के शासक रामचंद्र देव को पराजित कर दिया था और कलिंजर का अधिकार कर लिया था। अकबर ने अपनी अधीनता में मजनूम खां को कलिंजर का किला का शासक नियुक्त किया था। तो इतना ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे कलिंजर का जो शासक था उस समय अगर जो अकबर के शासनकाल में देखा जाए तो मजनूम खां था। तो इसने ही कलिंजर का शासक नियुक्त किया गया था। अकबर ने यह दुर्ग जीता और इसके अप्रत्यक्ष रूप से यह जीत लिया था और इसने बीरबल को उपहार स्वरूप प्रदान कर दिया था। बाबर एवं अकबर आदि के द्वारा इस दुर्ग पर अधिकार कर लेने के बाद प्रयत्नों का विवरण बाबरनामा, आईने अकबरी, यहाँ के इसके बाबरनामा महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। आईने अकबरी भी यहाँ के मुगल काल का इतिहास जानने का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इन ग्रंथों से मिलता है। बीरबल के बाद इस दुर्ग पर बुंदेल के राजा छत्रसाल का भी इस पर अधिकार हो गया था। तो इसने भी कलिंजर का अभियान ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहा। इसके पीछे की घटना मैंने आपसे उल्लेख कर दिया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इसके बाद में आ जाता है दक्षिण के अभियान क्या होते हैं। अकबर ने दक्षिण के अभियान को किस प्रकार किया था। 1573 ईस्वी में अकबर ने गुजरात को जीत लिया था। इस अभियान में खान ए आजम मिर्जा की उपाधि धारण किया था। गुजरात के सूबेदार के रूप में इसे नियुक्त किया गया था। 1574 से 75 ईस्वी में उसने बंगाल को जीत लिया था। 1581 ईस्वी में अफगानिस्तान में एक विद्रोह को दबा दिया था उसने। तो ये इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्य रहे हैं। 1595 ईस्वी में उसने कश्मीर, उड़ीसा, सिंध, कंधार पर विजय प्राप्त कर ली थी। दक्कन के अधिकांश भागों में उसने अपने अधिकार कर लिया था। खानादेश तथा अहमदनगर के कुछ हिस्सों पर उसने विजय प्राप्त कर ली थी। विजयनगर के खंडन के उपरांत बने राज्यों में खानादेश, अहमदनगर या बीजापुर, गोलकुंडा को भी अकबर ने अपनी अधीनता को स्वीकार कर लिया था तथा 1591 ईस्वी को इन्हें दूता मंडल को दक्षिण की ओर भेजा और मुगल सीमा में सर्वाधिक नज़दीकी होने के कारण खानादेश को मुगल आधिपत्य को स्वीकार कर लिया था और खानादेश को दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार भी माना जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दक्षिण भारत पे भी अकबर ने इन राज्यों पे भी जैसे खानादेश हुआ और अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और इस पे भी अपना पूर्णतः आधिपत्य स्थापित कर दिया था। तो ये दक्षिण भारत की विजयों में से एक रहे हैं। तो इतनी चीज़ पूछे जाते हैं या कभी कभी पूछ लिया जाता। 1597 ईस्वी में खानादेश के जो राजा थे अली खान की मृत्यु हो गई थी और उसका पुत्र जो मीरन बहादुर था अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दिया था। तो उसमें भी इसका ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। वहाँ पे पहुँचकर ये विद्रोह को दमन कर देता है। तो इतनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है अकबर की मृत्यु से 1602 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पे देखा जाए तो 29 अक्टूबर 1605 ईस्वी को हुई थी। इसके निधन के बाद उसका जो पुत्र था मतलब नूरुद्दीन सलीम जहांगीर ने भी साम्राज्य की मुगल साम्राज्य की इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जहांगीर का शासनकाल आ जाता है। अकबर ने दक्षिण भारत में दक्कन को छोड़कर समस्त भागों पर विजित कर लिया था और 1594 ईस्वी को कांधार मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना लिया था, जिसमें कश्मीर विजय भी किया था। 1587 ईस्वी में मुगल सेना द्वारा ये जीता गया था। अकबर के डेथ के बाद में 1605 ईस्वी में उसे आगरा के पास में सिकंदराबाद में दफनाया गया था, जहां पर उसकी कलापूर्ण मकबरा भी बना हुआ है। अकबर के बाद सलीम यानी जहांगीर के नाम से मुगल साम्राज्य का अगला बादशाह नियुक्त किया गया था। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इतने पॉइंट मैंने आपको नोट करा दिए हैं जो पूर्णतः अकबर से अगर जो पूर्णतः क्वेश्चन पूछा जाए तो इसके बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो दोस्तों यूपीपीएससी क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाओ यार सब्सक्राइब करो यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आएंगी। और क्या हुआ हिस्ट्री से, जियोग्राफी से, इकोनॉमिक्स से और करंट अफेयर से रिलेटिव सारी वीडियो यहीं पे भी प्रदान की जाएंगी। तो जाओ यार सब्सक्राइब करो। थैंक यू, मिलेंगे अगले वीडियो में।